नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीचिंग रवि में। यहाँ मिलेगा आपको बीपीएससी तैयारी 4 के लिए सरल और प्रभावी विज्ञान। आज की इस वीडियो में हम बीपीएससी तैयारी 4 के लिए विज्ञान को एनसीईआरटी किताबों के आधार पर कवर करेंगे। यह वीडियो आपकी तैयारी को और भी मजबूत बनाएगा, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखें। हमारा आज का टॉपिक है ध्वनि। यह टॉपिक एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस चैप्टर 10 से लिया गया है। इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं फर्स्ट, ध्वनि कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। सेकेंड टॉपिक है हमारा मनुष्यों द्वारा उत्पन्न ध्वनि। थर्ड, ध्वनि संचार के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। चौथा हमारा टॉपिक है हम ध्वनि को अपने कानों द्वारा सुनते हैं। और पांचवें टॉपिक में हम जानेंगे कंपन का आयाम, आवर्तकाल तथा आवृत्ति। 6, श्रव्य तथा अश्रव्य ध्वनियाँ। टॉपिक 7 है हमारा शोर तथा संगीत। और 8वां ध्वनि प्रदूषण। और आपको यहाँ मिलेगा हर वह टॉपिक जिससे प्रश्न बनते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल अभी नया है, आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करेगा। और इस क्लास का पीडीएफ आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखें, नहीं तो आप ये सारे प्रश्न मिस कर देंगे जो एनसीईआरटी से लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा ध्वनि का क्या महत्व है हमारे जीवन में, उसके बारे में जान लेते हैं। तो जैसे कि बुक में बताया गया है कि ध्वनि का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। एक दूसरे से संपर्क करने में यह हमारी सहायता करती है। और इस अध्याय में हम जानेंगे ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार पहुंचती है, ध्वनि को हम कैसे सुन पाते हैं, कुछ ध्वनियाँ दूसरों की अपेक्षा प्रबल क्यों होती हैं। तो ये सारे प्रश्नों का उत्तर हम इस अध्याय में जानेंगे। आप चित्र 10.1 में देख सकते हैं कुछ वाद्य यंत्रों को यहाँ दर्शाया गया है जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। तो हमारा पहला टॉपिक है ध्वनि कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। और इससे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो बताया जा रहा वो ये रहा। तो पहला हमारा पॉइंट निकल के आ रहा कंपन। तो क्या होता है कंपन, अब ये जानते हैं। तो जैसा कि चित्र 10.2 में यहाँ पर दर्शाया गया है कि एक उथली कड़ाही पर चोट मारते हुए, तो इस चित्र में यह दर्शाने का प्रयास किया गया है कि जब इसे पीटा जाता है तो कंपन का अनुभव होता है या नहीं। तो आप इस क्रियाकलाप को करके आप अनुभव भी कर सकते हैं। तो अब जानते हैं कि कंपन क्या होता है। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को कंपन कहते हैं। और चित्र 10.4 में भी यह दर्शाया गया है कि कंपित थाली जल में तरंगे उत्पन्न करती हैं। और ये भी चित्र ये दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है कि इसमें आप कंपायमान भाग को पहचानें। तो चित्र 10.5 में एक तारा के द्वारा बताया गया है। अगला टॉपिक है हमारा मनुष्यों द्वारा उत्पन्न ध्वनि। और हाँ, एक और बात बताना था आपको, इस वीडियो को देखने के बाद दोबारा आपको यह टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस टॉपिक से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकते थे उन सभी को इस वीडियो में कवर किया गया है। आप देख सकते हैं मानवों में ध्वनि वाक्य यंत्र अथवा कंठ द्वारा उत्पन्न होती है। तो याद रखिएगा, मानव में ध्वनि वाक्य यंत्र अथवा कंठ द्वारा उत्पन्न होती है। और वाक्य यंत्र श्वास नली के ऊपरी हिस्से पर होता है। चित्र 10.8 में आप देख सकते हैं मानवों में वाक्य यंत्र। अगला हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है पुरुषों के वाक्य तंतुओं की लंबाई लगभग 20 mm होती है और महिलाओं में इसकी लंबाई लगभग 15 mm होती है। और बच्चों के वाक्य तंतु बहुत छोटे होते हैं। यही कारण है कि पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों की वाक्य ध्वनियाँ भिन्न भिन्न होती है। तो इसमें बस यही याद रखिएगा कि पुरुषों के वाक्य तंतुओं की लंबाई लगभग 20 mm होती है और महिलाओं में इसकी लंबाई लगभग 15 mm होती है। थर्ड टॉपिक है हमारा ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और इसे भी समझाने के लिए क्रियाकलाप के द्वारा समझाया गया है। जैसा कि चित्र 10.10 में आप देख सकते हैं ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ उसे ही बताया जा रहा। ऐसे हम लोग क्रियाकलाप करेंगे तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। अगला हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है ध्वनि निर्वात में संचरण नहीं हो सकती।
और यह वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, मुश्किल से 10 से 12 मिनट में यह कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया नहीं है, ज़्यादातर क्रियाकलाप से द्वारा समझाया गया है। अगला पॉइंट है हमारा, ध्वनि लकड़ी या धातु में चल सकती है और ध्वनि किसी भी ठोस में संचरण कर सकती है। तो आप चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं। चित्र 10.14 खिलौना टेलीफोन। अगला हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कंपायमान वस्तु ध्वनि उत्पन्न कर सकती है और यह किसी भी माध्यम में सभी दिशाओं में संचरित हो सकती है। यह माध्यम गैस, द्रव्य या ठोस कोई भी हो सकता है। तो याद रखिएगा, ध्वनि लकड़ी या धातु में चल सकती है, ध्वनि किसी भी ठोस में संचरण कर सकती है। और ये अगला पॉइंट में बताया गया है कि कंपायमान वस्तु ध्वनि उत्पन्न कर सकती है तथा यह किसी माध्यम में सभी दिशाओं में संचरित हो सकती है। यह माध्यम गैस, द्रव्य या ठोस कोई भी हो सकता है। चौथे टॉपिक में बताया गया है कि हम ध्वनि को अपने कानों द्वारा सुनते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि कान के बाहरी भाग की आकृति कीप यानी फनल जैसी होती है। जब ध्वनि इसमें प्रवेश करती है तो यह एक नलिका से गुजरती है, जिसके सिरे पर एक पतली टानिक झिल्ली होती है, जिसे कर्णपटह कहते हैं। और अब जानते हैं कि इसका क्या कार्य होता है कर्णपटह का। और आप इसे कर्णपटह को क्रियाकलाप 10.10 के द्वारा भी समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है। आप इसे पढ़कर भी समझ सकते हैं। तो चित्र 10.15 कर्णपटह के कार्य को समझना। तो यहाँ पे बताया गया है क्रियाकलाप के द्वारा, आप इसे चाहे तो पढ़ भी सकते हैं। अब जानते हैं कर्णपटह के क्या कार्य हैं और यह कैसे कार्य करता है। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि कर्णपटह एक तानित रबड़ की सीट के समान होता है। ध्वनि के कंपन कर्णपटह को कंपित करते हैं। चित्र 10.16 में यहाँ पे दर्शाया गया है, बताया गया है। मानव कान, चित्र 10.16 आप देख सकते हैं। तो याद रखिएगा, कर्णपटह एक तानित रबड़ की सीट के समान होता है और ध्वनि के कंपन कर्णपटह को कंपित करते हैं और कर्णपटह कंपनों को आंतर कर्ण तक भेज देता है और वहां से संकेतों को मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है। इस प्रकार हम ध्वनि को सुन पाते हैं। और ये वाला टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कंपन का आयाम, आवर्तकाल तथा आवृत्ति। तो याद रखिएगा, किसी वस्तु का बार बार इधर उधर गति करना कंपन कहलाता है और इस गति को दोलन गति भी कहते हैं। अगला हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं और आवृत्ति को हर्ज में मापा जाता है। इसका संकेत Hz है यानी हर्ज, और एक हर्ज आवृत्ति एक दोलन प्रति सेकंड के बराबर होती है। तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं और आवृत्ति को हर्ज में मापा जाता है और इसका संकेत Hz है और एक हर्ज आवृत्ति का दोलन प्रति सेकंड के बराबर होती है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। यदि आयाम दुगना हो जाए तो प्रबलता 4 के गुणक में बढ़ जाती है और ध्वनि की प्रबलता को डेसिबल मात्रक में व्यक्त करते हैं। तो इसे याद रखिएगा और इसका मात्रक स्मॉल d और कैपिटल B होता है। तो याद रखिएगा, ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है और यदि आयाम दुगना हो जाए तो प्रबलता 4 के गुणक में बढ़ जाती है। और ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। प्रबलता को डेसिबल यानी स्मॉल d और कैपिटल B मात्रक में व्यक्त करते हैं। और यहाँ पर ध्वनि की कुछ प्रबलता को दर्शाया गया है। तो सामान्य श्वास 10 डेसिबल होता है, मंद फुसफुसाहट 30 डेसिबल, और ये वाला इम्पोर्टेंट है, सामान्य बातचीत वार्तालाप 60 डेसिबल, और व्यस्त यातायात 70 डेसिबल और औसत फैक्ट्री 80 डेसिबल होता है। और 80 डेसिबल से अधिक प्रबल शोर शरीर के लिए कष्टदायक होता है। तो इसे याद रखिएगा। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पर निर्भर करती है और जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है और जब आयाम छोटा होता है तो उत्पन्न ध्वनि मंद होती है। तो इसे याद रखिएगा। तो क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि होती है
तो आंसर इसका हो जाएगा प्रबल होती है, याद रखिएगा। और ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जब आयाम छोटा होता है तो उत्पन्न ध्वनि होती है, तो तीव्र रहेगा, मंद रहेगा, ऐसा ऑप्शन रहेगा। तो इसका याद रखिएगा, जब आयाम छोटा होता है तो उत्पन्न ध्वनि मंद होती है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता या तरत्व को निर्धारित करती है। और ये भी याद रखिएगा कि यदि कंपन की आवृत्ति अधिक है तो हम कहते हैं कि ध्वनि तीखी है, यदि कंपन की आवृत्ति कम है तो हम कहते हैं कि ध्वनि का तारतम्य कम है। जैसा कि चित्र 10.18 में बताया गया है कि आवृत्ति ध्वनि का तारतम्य निर्धारित करती है। यह कथन के तौर पर भी पूछा जा सकता है, तो इसे याद रखिएगा। अगला पॉइंट है हमारा, ढोल मंद आवृत्ति से कंपित होता है, इसलिए यह कम तारतम्य की ध्वनि उत्पन्न करता है। और सीटी की आवृत्ति अधिक होती है और इसलिए अधिक तारतम्य की ध्वनि उत्पन्न करती है। चित्र 10.18 में आप देख सकते हैं, चित्र 10.18 आवृत्ति ध्वनि का तारतम्य निर्धारित करती है। अगले पॉइंट में बताया गया है कि पक्षी उच्च तारतम्य की ध्वनि उत्पन्न करता है, जबकि शेर की दहाड़ का तारतम्य मंद होता है, इसलिए शेर की दहाड़ अत्यधिक प्रबल है जबकि पक्षी की ध्वनि दुर्बल होती है। और यह भी बताया गया है कि एक महिला की आवाज़ किसी पुरुष की अपेक्षा अधिक आवृत्ति की तथा अधिक तीखी होती है। अगले पॉइंट में बताया गया है, श्रव्य तथा अश्रव्य ध्वनियाँ। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लगभग 20 कंपन प्रति सेकेंड यानी 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियाँ मानव कान सुन नहीं सकता। तो याद रखिएगा, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियाँ मनुष्य का कान नहीं सुन सकता। ऐसी ध्वनियों को अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। और अगले पॉइंट में बताया गया है कि 20,000 कंपन प्रति सेकेंड से अधिक आवृत्ति की ध्वनियाँ भी मानव कान द्वारा संसूचित नहीं होती हैं। तो याद रखिएगा, मानव कानों के लिए श्रव्य की आवृत्ति का परास यानी रेंज लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है। यानी इसका अर्थ यह है कि हम केवल 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली ध्वनियाँ ही सुन सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, शोर तथा संगीत। तो अप्रिय ध्वनियों को शोर कहते हैं और सुस्वर ध्वनि वह है जो कानों को सुखद लगती है। अतः हारमोनियम द्वारा उत्पन्न ध्वनि सुस्वर ध्वनि कहलाती है। अगले पॉइंट में बताया गया है, ध्वनि प्रदूषण। तो वायु में अवांछित गैसों तथा कणों की उपस्थिति द्वारा वायु प्रदूषण कहलाती है। तो याद रखिएगा, वायु में अवांछित गैसों तथा कणों की उपस्थिति वायु प्रदूषण कहलाती है। और परिवेश में अत्यधिक शोर की उपस्थिति अनेक स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का कारण बन सकती है, जैसे अनिद्रा, अति तनाव यानी उच्च रक्तचाप, चिंता या बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधित विकार ध्वनि प्रदूषण से उत्पन्न हो सकती है। और यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण को सीमित रखने के उपाय बताए गए हैं। तो इसके लिए वायुयानों के इंजनों, यातायात के वाहनों, औद्योगिक मशीनों तथा घरेलू उपकरणों में रौसामन युक्ति यानी साइलेंसर लगानी चाहिए। अगला हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट में बताया गया है कि ध्वनि कंपन करती हुई वस्तु द्वारा उत्पन्न होती है और मानव वाक्य तंतुओं के कंपन द्वारा ध्वनि उत्पन्न करते हैं। और ध्वनि किसी माध्यम यानी गैस, द्रव या ठोस में संचरित होती है, यह निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। और प्रति सेकंड होने वाले दोलनों या कंपनों की संख्या दोलन की आवृत्ति कहलाती है और आवृत्ति को हर्ट्ज में व्यक्त करते हैं। और कंपन का आयाम जितना अधिक होता है ध्वनि उतनी ही प्रबल होती है। तो इसी पॉइंट के साथ हमारे यह चैप्टर कंप्लीट होता है। और अब हम बता रहे हैं कि कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं और इसके बाद फिर हम प्रश्नों की ओर चलेंगे। तो अध्याय 10 ध्वनि। तो पहला पॉइंट तो हमारा कथन के तौर पर यही बन जाएगा कि ध्वनि कंपित वस्तु द्वारा उत्पन्न होती है। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मानवों में ध्वनि वाक्य यंत्र अथवा कंठ द्वारा उत्पन्न होती है और वाक्य यंत्र श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होती है। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पुरुषों के वाक्य तंतुओं की लंबाई लगभग 20 mm होती है और महिलाओं की लंबाई लगभग 15 mm होती है। तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। चौथा हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्वनि निर्वात में संचरण नहीं हो सकती। पांचवा हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपायमान वस्तु
ध्वनि उत्पन्न कर सकती है तथा किसी माध्यम में सभी दिशाओं में संचरित हो सकती है और यह माध्यम गैस, द्रव या ठोस कोई भी हो सकता है। छठा हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम ध्वनि को अपने कानों द्वारा सुनते हैं और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि कर्णपटल ये सारे काम करते हैं। सातवां हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट से भी प्रश्न बन सकते हैं। कर्णपटल एक टानिक रबड़ की सीट के समान होता है। ध्वनि के कंपन कर्णपटल को कंपित करते हैं और कर्णपटल कंपनों को आंतरण तक भेज देता है और वहां से संकेतों को मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है। इस प्रकार हम ध्वनि को सुन पाते हैं। तो क्वेश्चन हमारा निकल के आ सकता है कि ध्वनि के कंपन क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि ध्वनि के कंपन कान के किस भाग को कंपित करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्णपटल। सातवां हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं और आवृत्ति को हर्ज में मापा जाता है और इसका संकेत Hz है और 1 हर्ज आवृत्ति का दोलन प्रति सेकंड के बराबर होती है। आठवां हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाएगा कि 1 हर्ज आवृत्ति 1 दोलन प्रति सेकंड के बराबर होती है, तो इसे याद रखिएगा। 10वां हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्वनि की प्रबलता को डेसिबल में के मात्रक में व्यक्त करते हैं। तो याद रखिएगा ध्वनि की प्रबलता का मात्रक डेसिबल होता है। और 11वां हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। 12वां हमारा क्वेश्चन है जो बनकर आ सकता है कि सामान्य बातचीत की वार्तालाप कितना डेसिबल तक होता है। तो इस तक सुन सकते हैं या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 60 डेसिबल तक। अगला हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनकर आ सकता है कि ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आयाम पर निर्भर करती है। और यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि क्या होती है, मंद या तीव्र। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रबल होती है। और जब आयाम छोटा होता है तो उत्पन्न ध्वनि क्या होती है, तीव्र या मंद। तो इसका आंसर हो जाएगा मंद होती है। और आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता या तारत्व को निर्धारित करती है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या क्वेश्चन बनकर आ सकता है, पक्षी उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है जबकि शेर की दहाड़ का तारत्व मंद होता है। और अगला हमारा इससे भी प्रश्न बन सकता है, इसे याद रखिएगा, केवल हम 20 हर्ज या 20 के हर्ज के बीच की आवृत्ति वाली ध्वनियाँ ही सुन सकते हैं। तो इसी पॉइंट के साथ हमारा यह चैप्टर कंप्लीट होता है। अब कुछ प्रश्न हैं जिसे हम कर लेते हैं, तो इसमें सिर्फ हम डायरेक्ट आंसर ही बताते चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, जो ध्वनि सुनने में अप्रिय लगती है उसे हम शोर कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, हमें कोई ध्वनि सुनाई देती है, इसका कारण है कंपन। आवृत्ति का मात्रक है, तो इस यह बताया गया था हर्ज। ध्वनि संचरित हो सकती है, तो यह भी बताया गया था ठोस, द्रव्य तथा गैस तीनों में। पांचवा क्वेश्चन, इनमें से किसके आवाज़ की आवृत्ति सबसे अधिक है। तो इसमें आप देख सकते हैं सबसे छोटी बच्ची की, छोटे बालक की, महिला की या पुरुष की। तो इसका आंसर हो जाएगा छोटी बच्ची की। और ये क्वेश्चन वीवीआई है, इसे वीवीआई के तौर पर आप इसे मार्क कर सकते हैं। ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आयाम पर। तो याद रखिए ध्वनि की प्रबलता आयाम कारक पर निर्भर करती है। सातवां क्वेश्चन, ध्वनि की तीक्ष्णता या तारत्व ज्ञात किया जाता है तो इसकी आवृत्ति से। तो याद रखिए ध्वनि की तीक्ष्णता या तारत्व इसकी आवृत्ति से ज्ञात किया जाता है। आठवां हमारा क्वेश्चन है, ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्वनि की प्रबलता घटाने के लिए हमें ध्वनि के कंपनों का आयाम घटाना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन है, प्राश्रव्य ध्वनि के कंपनों की आवृत्ति होती है तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। प्राश्रव्य ध्वनि की कंपनों की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, याद रखिएगा। और वयस्क पुरुष में वाक्य तंतुओं की लंबाई होती है तो 20 mm होती है और महिलाओं की वाक्य तंतु की लंबाई 15 mm होती है। 12वां हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में ध्वनि का संचरण संभव नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा निर्वात में संभव नहीं है। 13वां हमारा क्वेश्चन है, किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर या ऊपर नीचे होने वाली गति को कहते हैं तो कंपन कहते हैं। और 14वां हमारा क्वेश्चन है कि एक कंपन में लगे समय को कहते हैं आवर्तकाल कहते हैं। एक कंपन में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। 15वां हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु पराश्रय ध्वनि सुन सकता है। तो कुत्ता, व्हेल, चमगादड़ ये सभी पराश्रय ध्वनि सुन सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा यह चैप्टर कंप्लीट होता है।
और इस क्लास का PDF आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।